जी, अब आज मैं समीक्षा करूँगा जय कृष्णमूर्ति जी की, जद्दू कृष्णमूर्ति जी की। उनकी एक पुस्तक है, शिक्षा क्या है? उसमें से एक उद्धरण है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी स्पीच जो हैं लगभग इंग्लिश में दी हैं, शायद हिंदी में मुझे याद नहीं कोई दी है। तो लोगों ने ट्रांसलेट करके हिंदी में पुस्तिका लिखी हैं या उनके ऑडियो को हिंदी में ट्रांसलेट किया है, ऑडियो के रूप में भी। तो उनका कम साहित्य मिलता है मुझे। कई बार कई लोगों ने कहा कि उनके ऊपर भी कोई समीक्षा कीजिए, तो ये किसी ने मुझे भेजा है। शिक्षा क्या है, इस पुस्तक में से ये उद्धरण है जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसा सवाल पूछा किसी ने आके। तो इस प्रश्न के उत्तर में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये कितनी इलॉजिकल जैसी बातें हैं और कोई आंसर भी नहीं देते हैं वो इसका। वो क्या कह रहे हैं कि ये सवाल आप तब पूछते हो जब आपके अंदर एक अव्यवस्था रहती है, आप अंदर से परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपका जीवन अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आप ऐसा सवाल पूछते हैं। आपके अंदर द्वंद्व है, भ्रांतियां हैं, समस्याएं हैं, तो ये प्रश्न आपको पैदा होता है कि जीवन का क्या उद्देश्य है। इसका मतलब इनका ऐसा मानना है कि अगर व्यक्ति का जीवन बड़े ढंग से चले, अब कैसे ढंग से चले वो इनको मालूम नहीं है कि ढंग कैसा अच्छे ढंग से चलता है, मतलब पता नहीं इनको क्या है। पर अगर काल्पनिक रूप से ऐसे सोचे कि अगर वैसा ढंग से चले तो आदमी को ये सवाल नहीं उठेगा कि जीवन का क्या उद्देश्य है, पर वो ऐसे जीता रहेगा। कैसे? जैसे पशु जीते रहते हैं, उनको नहीं सवाल उठता कि भाई साहब जीवन का कोई उद्देश्य है कि नहीं। उन्हें नहीं पता कि मनुष्य जिन चीजों से सुखी भी रहता है उन्हें भी जानने का प्रयास करता है। ऐसा करके नहीं है कि जिनसे दुखी परेशान रहता है उन्हीं को ही जानने का प्रयास करता है, नहीं, दोनों तरह की चीजों को जानने का प्रयास करता है। दुख वाली चीजों को भी और सुख वाली चीजों को भी। दुख वाली चीजों को वो नहीं चाहता कि उसके जीवन में उन्हें भी जानने का प्रयास करता है, क्योंकि तभी वो उन्हें अपने जीवन से दूर बनाए रख सकता है या उनका कंट्रोल कर सकता है कि नहीं आए। और जिनसे सुख मिलता है उन्हें और जानना चाहता है कि उन्हें और कैसे सुखदायक बना सके, तो उन्हें भी जानना चाहता है। माने ऐसा नहीं कि समस्याओं पर, परेशानियों, भ्रांतियों और इनकी वजह से ही ये सवाल उठता है। ये सवाल दूसरे वजह से भी उठ सकता है। उत्सुकता, ज्ञान की जिज्ञासा से भी उठ सकता है ना। अब सामने आम है, अब आम तो खाने में अच्छा भी लगता है, खा भी लेता है आदमी, तो क्या उसके बारे में जिज्ञासा नहीं उठती कि आम क्या है, इसके अंदर कैसे ये बन जाता है, बीज से इतना ऐसा आम कैसे बनता है ना, सारी चीजें जानना चाहता है। तो जिज्ञासा की वजह से कोई प्रश्न उठते हैं। वो परेशानियों के कारण भी उठ सकते हैं और परेशानी नहीं हो दूसरे कारणों से भी उठ सकते हैं। एक तो इनकी बात यहां गलत होती है कि ये ऐसा सोचते हैं कि केवल परेशानियों में प्रश्न पैदा होते हैं। दूसरा, ये कहते हैं इसमें पूरे में कि देखो, समझदार व्यक्ति वो है कि वो अपनी इन समस्याओं, भ्रांतियों और इनसे निजात पाए। और ये बाहर नहीं है, इनके हिसाब से ये बाहर नहीं है, ये आदमी के अंदर है, ये आपके अंदर है। क्योंकि आप महसूस कहाँ कर रहे हैं? अपने अंदर महसूस कर रहे हैं उस दुविधा को, उस परेशानी को, उस झंझट को, उस अशांति को, उस दुख को। तो क्या कह रहे हैं कि इस सवाल में ना जाओ कि जीवन का क्या उद्देश्य है, इन परेशानियों को दूर करो। और दूर कैसे करो? बाहर से नहीं, है ना। जैसे आपको शरीर में कांटा चुभ रहा है, तो उस शरीर को वहां से नहीं हटाओ, है ना। अब ये मैं आपको मोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप बोलोगे कि नहीं नहीं, ऐसा तो जय कृष्णमूर्ति नहीं कह रहे हैं, वहां से तो घुटना को हटा ही लेना चाहिए। या कोई कीड़ा आपको काट रहा है तो उसको तो उंगली से हटा देना चाहिए। वहां तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि बाहर से समस्या को सुलझाएं, अंदर से नहीं।
मैं ऐसा उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आदमी थोड़ा फिर सोचने पे थोड़ा जोर देता है ना। नहीं तो वो ऐसा कर लेता है कि अरे नहीं नहीं, इसको तो बाहर से ही ठीक करना है, बाकी समस्याओं को तो अंदर से सुलझाना है, बाहर से नहीं सुलझाना है। ऐसा नहीं है। जितनी भी समस्याओं का कारण अगर बाहर है तो भाई साहब बाहर से ही सुलझाना पड़ेगा, अंदर में नहीं सुलझा सकते। अंदर में आप अपने आप को मिसमराइज कर सकते हो, अपने आप को उसे इग्नोर करने को तैयार कर सकते हो, है ना, अपने आप को गफलत में डालने को का प्रयास कर सकते हो, मगर उस समस्या का समाधान होगा नहीं। समस्या जहां है उसी से समाधान होता है। अनुभव आपको अंदर होती है लेकिन समस्या वहां नहीं है ना। जैसे आपके घर में पानी भर गया है, बाढ़ आई है, पानी भर गया है। अब समस्या महसूस तो आपको अपने अंदर हो रही है, बाहर तो नहीं हो रही है। मगर जो आपको अंदर समस्या महसूस हो रही है उसका कारण तो बाहर है ना। अगर आपके घर में पानी नहीं भर गया होता, कीचड़ नहीं हो गया होता, तब थोड़ी ना आपको अपने अंदर ये समस्या महसूस हो रही होती। तो इसका कारण कहाँ है? बाहर है। तो इसका उपाय भी कहां से करना पड़ेगा? बाहर से करना पड़ेगा। और इसी उठापटक में भाई, और स्वाभाविक रूप से आदमी को साफ साफ दिखता है कि जो कारण, जो समस्या उसको हो रही है उसका कारण कहाँ है। मतलब ऐसे नॉर्मल वाली चीजें, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली समस्याएं हैं उनका उसे रूट कारण नहीं पता चलता, क्योंकि वो कई लेयर्स में होता है, तो उसे मालूम नहीं चलता कि इसका असल में कारण कहाँ है। उसे सामने और सामने का मोटा मोटा कारण दिखता है, उसे वो बेचारा दूर करने में लगा रहता है और कई बार उससे दूर नहीं होता। जैसे आंगन में बहुत ज्यादा पानी भर गया है, इस पानी भरने का भी कारण है बाढ़, है ना। ऐसा नहीं है कि वो पानी कहीं ऊपर से वहीं वहीं बरस गया है उसके उसके आंगन में, तो ठीक है उसको वो पंप लगा के बाहर निकाल देता है तो छूट गया। लेकिन अब कारणों की श्रृंखला है वहां। वो पानी कहां से भरा है? बाढ़ से। अब बाढ़ का पानी उसके घर के बाहर भी सब जगह है। अगर वो अपने घर का पानी पंप लगा के और उसे बाहर ठेलेगा तो नहीं जाएगा, वो फिर से वहीं आता रहेगा। तो इसका उपाय क्या करना पड़ेगा? इसका उपाय करना पड़ेगा कि बाहर जो पानी है उसे नदी नालियों में कहीं जल्दी से निकाला जाए। वो निकलेगा तो उसके साथ ये भी निकल जाएगा। तो उसका उपाय वहां है, लेकिन वो इतना लंबा कई बार किसी को नहीं दिखाई पड़ता है, या दिखाई भी पड़ता है तो अब इतना पानी भरा हुआ है सब जगह, कहाँ नदी नाले खोदे जाएं। ये तो आप उस समय ये समाधान कर सकते हो जब बाढ़ नहीं आ रखी है और आपके पास समय है और जमीन पर पानी नहीं है, और तब आप नदी नाले बना सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी बहुत बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो वो पानी आपके आंगन में ना भरे, बाहर से इन नदी नालियों के द्वारा होता हुआ वो समुद्र में पहुंच जाए, या आप उसका कहीं स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर कर लें और कभी इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे करके उसका समाधान होता है। ऐसे अंदर से नहीं होता है कि अंदर में कोई समाधान कर लो। अंदर में तो आप यही कर सकते हो, ठीक है भाई साहब पानी भर गया है, ठीक है, पीने को नहीं मिल रहा है, यही पीना पड़ेगा, पी लिया। बीमार पड़ गए, फिर तो कोई कोई ऐसा समाधान है नहीं, फिर तो आप बस स्वीकार करते चले जा रहे हो। तो अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आपको अंदर में समस्या हो रही है ना, इसका कुछ करो। अच्छा, बाद में पूछा किसी ने क्या करें भाई साहब इसका? करें होश जगाओ। ये जो समस्याएं आपको अंदर हो रही है ना, आपको जो होश नहीं है ये उस वजह से हो रही है। मतलब इनके कारण ये नहीं है कि आपको ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, एसी नहीं मिल रहा है, हवा खराब है, ये कारण नहीं है। शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षा क्या है? किताब का नाम भी यही है, शिक्षा क्या है। ये उनको कारण नहीं नजर आते। कारण क्या है कि आप बेहोशी का जीवन जी रहे हैं। अच्छा, बेहोशी मतलब क्या? वो अपनी एक घटना सुनाते हैं, उस घटना से आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उनका पूरा वो जो बोलते हैं ना पूरे जीवन में, उस घटना उनके साथ एक घटना हुई, उसी घटना से वो उसी को बोलते रहते हैं। आप जो मर्जी सवाल करो वो वही बोलते रहते हैं। घटना क्या है, उस घटना को समझे। तो किसी किताब में मैंने उनकी घटना पढ़ी थी, पतली सी किताब थी, नाम तो मुझे याद नहीं है, पर
वो घटना फेमस है उनके साथ में, आप यूट्यूब पे डालेंगे या तो आपको मिल जाएगी। वो घटना थी कि क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी इनके साथ में ऐसा प्रयोग करती रहती थी कि बुद्धा का जन्म, ये पुनर्जन्म है, ऐसा करने का वो प्रयास करती थी। उनकी अपनी कोई मैथोलॉजी थी जिसके कारण से 2500 साल बाद बुद्धा किसी दूसरे शरीर में फिर से अवतरित होंगे या कोई और आदमी बुद्धा जैसा बनेगा वगैरह, इस तरह की उन्होंने कोशिश की, इन्होंने नकार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इनके साथ कोई एक ऐसी घटना घटी कि अचानक इन्हें कुछ ऐसा दुनिया अलग जैसी दिखने लगी, ऐसा ये बोलते हैं। अब क्यों दिखने लगी इनको नहीं मालूम, इनको नहीं पता उसका कि ऐसा कैसे हो गया। तो इन्हें पेड़ जो है वो और दिन जैसे दिखाई पड़ते थे, आज कुछ अलग से एक्सपीरियंस हो रहे थे। वहां ये बताते हैं कि वहां एक दरिया भी था, शायद समुद्र का किनारा या कोई बड़ा झील का किनारा। उस समय जो सूर्यास्त और सूर्योदय थे, क्योंकि उन्हें ये 2 या 3 दिन ये अवस्था रही थी लगातार, तो उस 2 या 3 दिन के दिनों में इन्हें जो सारी चीजें दिख रही थी वो वैसी नहीं दिख रही थी जैसे और बाकी जीवन उनको दिखती रही, कुछ अलग सा, जैसे हरा, कुछ ज्यादा हरा जैसा कलर दिख रहा था। उसको ये बोलते हैं कि वो कुछ ज्यादा जीवंत जैसा था, वो कुछ ज्यादा जीवित जैसा था। कह रहे हैं कि उस समय मुझे कोई समस्या का अनुभव नहीं हो रहा था अपने अंदर, जबकि वहां जैसा वातावरण ये बताते हैं उस वातावरण में कोई समस्या का अनुभव हो भी नहीं सकता था, क्योंकि सब ठीक ठाक था, इनकी व्यवस्था हो रखी थी। उन दिनों में ये कोई ऐसी समस्या बाहर से बताते नहीं है जिससे कि इन्हें अंदर से महसूस हो, पर वो उस बात को हाईलाइट नहीं कर रहे, वो अपने अंदर कह रहे कि मुझे उन 3 दिनों में कोई समस्या महसूस नहीं हुई। मतलब इसको कह सकते हैं कि इनकी जो स्मृति थी वो पीछे की कोई उदय नहीं हो रही थी उन दिनों में, बस ये ऐसा वर्तमान जैसी अवस्था में रह रहे थे कि बढ़िया सब सूर्यास्त दिख रहा था, अच्छा लग रहा था, सूर्योदय हो रहा था, अच्छा लग रहा था, भूख लग रही थी, खाना खा लिया, बढ़िया लग रहा था। गर्मी लगी तो छाया में जाके बैठ गए, सर्दी लगी तो धूप में जाके बैठ, मतलब इस तरह का एक, जैसे अमूमन जंगली जीव करते हैं, जंगली जानवर करते हैं, वो उस प्रकार का वहां जीवन जी रहे थे। जो इन्हें व्यवस्था उपलब्ध थी उसमें वो ऐसा ऐसा कर रहे थे, और 3 दिन तक उनको ये अवस्था रही। उसके बाद इनकी अवस्था ही चली गई अपने आप ही, जैसे आई थी वैसे ही अपने आप चली गई। इनको नहीं पता क्यों आई, क्या करके आई, और क्या करके रही, बनी रही, और कैसे चली रही, इनको नहीं पता चला, आखिरी तक कभी नहीं पता चला। ये कहते हैं कि इन्हें जो बाद में लगा, इन्हें लगा कि ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, अगर आप अपने ऊपर ही चिंतन मनन करें, इसे समझने का प्रयास करें, तो ये आयाम आपका खुल सकता है। इनको ऐसा लगा कि इनको ये इसीलिए खुला कि ये जो चिंतन मनन करते रहते थे इस सब चीजों पर कि ईश्वर है कि नहीं है, नहीं है तो क्या है, कैसा है, क्यों है, दुख क्या है, ये इस तरह का जो आदमी, एक दार्शनिक तरह का आदमी रहता है, एक आध्यात्मिक टाइप का आदमी, वैसे चिंतन मनन करता रहता है, इन चीजों को जानने का, समझने का प्रयास करता रहता है। कह रहे हैं कि उसी में ये बस खुला, ये आयाम, और खुलने के बाद 3 दिन जो मुझे अनुभव हुआ, और फिर उस अनुभव के आधार पर ये बाद में ये बाकी सब लोगों को इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की समझ देने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि समस्याओं के सॉल्यूशन में नहीं जाओ, बस चिंतन मनन करो, इस बात पर ध्यान दो, होश रखो। इन्हें जो चीज पकड़ने में वो आई कि वो कोई टाइप का होश था जो उन्हें उन 3 दिनों में बना रहा, और अगर ऐसा हो जाता है तो भाई मजा आ जाए, है ना, ऐसा सदा बना रहे। हालांकि उनको ऐसा सदा बना नहीं रहा, और जहां तक मुझे याद है ये ऐसी घटना उन्हें दोबारा कभी हुई नहीं, या हुई भी होगी तो उन्होंने बताई नहीं, समझा नहीं होगा उन्होंने कि बताई जाए। तो वो यही घटना उनके जीवन का माध्यम रही। वो जितनी भी स्पीच बाद में देते रहते हैं, जितने भी सवालों के जवाब देने का प्रयास करते रहते हैं, यही घटना उनके सेंटर में रहती है हमेशा। उन्हें ऐसा लगता है कि आदमी के पास एक ऐसा आयाम है कि वो इस तरह से जी सकता है कि बाहर बहुत सारी समस्याएं भी रहें तो भी उसको कोई फर्क इससे पड़ेगा नहीं, उसे मजा आता रहेगा, है ना।
जबकि इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयोग किए नहीं। उन्होंने ये प्रयोग किए नहीं कि अगर उस दौरान कोई दुखद अवस्था भी आती, क्योंकि चलो मेमोरी तो नहीं उठी, लेकिन कोई दुखद अवस्था उठती है ना, जैसे कोई आदमी लड़ने आ जाता, आपको 4 घूंसे रसीद कर देता उस समय पे, तो उस समय क्या होता? आपको खाना नहीं मिल रहा होता तो क्या होता? आपको कोई सांप काट गया होता तो क्या होता? कि आपको पता होता कि अब मरने वाले हैं। माने उस समय में अगर कोई दुखद घटनाएं आपको घट रही होती, तो आप उस समय कैसा व्यवहार करते, ऐसा कुछ इन्हें पता नहीं, क्योंकि ऐसा संयोग से ऐसा कुछ घटा नहीं इनके साथ उस समय कि जो उसका आइडिया ये लगा पाते, क्योंकि इनके साथ प्रयोग चल रहे थे और सारी व्यवस्थाएं थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसने कर रखी थी, तो इन्हें कभी कोई दिक्कत वहां हुई नहीं। उस तरह से नॉर्मल जीवन एक चल रहा था, खाने पीने का, रहने सहने का, कपड़े वगैरह का, सब देखभाल का। तो जैसे आप किसी बच्चे की अच्छे से देखभाल करो तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, उसको जब जो चाहिए आप दे दो तो एंजॉय करता है। तो ये कह रहे हैं कि ये सवाल आप जो उठा रहे हो ये इस वजह से उठा रहे हो, मतलब एक तो वो कह रहे हैं कि ये सवाल उठाना बेकार की बात है, अननेसेसरी है, समस्याओं से पलायन करना है। जबकि इस सवाल का मतलब आप समझिए, इस सवाल का मतलब सीधा सा है कि भाई साहब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस जीवन की दिशा है क्या, ये जीवन किस दिशा जाना चाहता है और उस दिशा क्यों जाना चाहता है। नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ये जानने के लिए ये जरूरी है कि जीवन का क्या उद्देश्य है ये जाना जाए। इन्हें उन 3 दिनों में भी ये समझ में नहीं आया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उन 3 दिनों में भी इन्हें यही समझ में आया कि बस ऐसा कुछ होश हो जाए हमें तो बस सब ठीक है। अब सब क्या ठीक है, वो 3 दिन ये पकड़ नहीं पाए। जबकि 3 दिन में क्या था कि इन्हें अच्छा अच्छा लग रहा था, पेड़ देखना अच्छा लग रहा था, सूर्यास्त देखना अच्छा लग रहा था, सूर्योदय देखना अच्छा लग रहा था, चिड़ियाएं चहचहा आ रही थी, अच्छा लग रहा, मतलब प्राकृतिक घटनाएं का इन्होंने उसमें जिक्र किया है, वो इन्हें अच्छा लग रहा था। बैठे रात में चंद्रमा को देख रहे थे, अच्छा लग रहा था, तारों को देख रहे थे, अच्छा लग रहा था ना, उस तरह का कभी टाइप की स्थिति जो होती है, क्या अच्छा लग रहा था बस। तो इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छा लगना ही जीवन का उद्देश्य है, सदैव सुखद अवस्था में बने रहना ही जीवन का उद्देश्य है। ये उन्हें वो 3 दिन रहने के बावजूद भी ये बात इनकी पकड़ में कभी आई नहीं, और कभी बता नहीं पाई ये कि जीवन का उद्देश्य है क्या। ये बस इस पर जोड़ते रहते, होश में हो जाओ, होश में हो जाओ, होश जगा लो, होश पालो। अच्छा जगा लो भी नहीं बोल रहे हैं कि कुछ करके जगा लो, करे कुछ करके नहीं होगा, बस मैं जो बोल रहा हूं आपको अगर आपको समझ में आ गया तो बस हो जाएगा। इन्हें ऐसा लगा कि ऐसा कुछ समझने से ऐसा हो जाता है, जबकि अगर समझने से ऐसा होता तो वो 3 दिन ही थोड़ी रहता। तो जो बात आपने समझ ली तो हमेशा के लिए समझ ली, वो स्थिति तो हमेशा बनी रहनी चाहिए, लेकिन नहीं रही इनकी। तब भी इन्हें समझ में नहीं आया कि ये जिस होश की बात कर रहे हैं उस होश के पीछे समझना माध्यम नहीं है, समझना कारक नहीं है। तो काफी लोगों ने कोई कई ढंग से उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, जिसका कभी वो ढंग से उत्तर दे नहीं पाए। हमेशा उनका उत्तर ऐसा रहता था कि वो सवाल को आप ही के ऊपर डाल देते थे, बोले ऐसे मेरे बताने से नहीं बताने में आएगा, आप स्वयं जानो। अरे भाई साहब अगर उनके स्वयं जानने से उन्हें पता चलेगा तो आपके स्वयं जानने से आपको तो पता चल गया होगा ना, उसे बता तो दो एक बार। बताने में क्यों शर्मा रहे हो, बताने में क्या समस्या हो रही है, बता तो दो। कह रहे थे नहीं मैंने बता दिया तो फिर आप उसकी कल्पना कर लोगे। अरे हद हो गई मतलब फिर तो कभी पता ही नहीं चलेगा। आपको पता चल गया, आप बता नहीं रहे, दूसरे को पता चल जाएगा, वो बताएगा नहीं, मतलब सबको अपने आप से जानना पड़ेगा, और सब क्या क्या जान के बैठ गए मालूम ही नहीं चलेगा कभी कि भाई साहब क्या था। क्या आप कोई दूसरा सत्य जान रहे हो, क्या वो कोई तीसरा जान रहा है, वो चौथा जान रहा है क्या, मतलब कभी क्लैरिटी नहीं होगी सामाजिक रूप से। ये बात हमेशा आदमी के अंदर ही रह जाएगी, ये कभी वाचिक ज्ञान ही नहीं बनेगा क्या।
तो इस तरह जद्दू कृष्णमूर्ति को हमेशा ये समस्या रही कि वो कभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर नहीं सके, और जो भी कोई सवाल पूछने आया उसके ऊपर ही जुआ रख दिया इन्होंने, उसके ऊपर ही डाल दिया कि तुम ही समझो, मुझसे मत पूछो, मैं आपको कोई बना बनाया उत्तर नहीं दे सकता, मुझे भी कोई जानने में आया मैं वो उत्तर भी आपको नहीं दूंगा। बस ऐसे गोल गोल, ऐसे ही अस्पष्ट तरीके से इशारेबाजी में सांकेतिक रूप से बताने का प्रयास करूंगा। आप समझ गए तो समझ गए, नहीं समझ गए तो गए काम से, गई भैंस पानी में। इस चक्कर में लोग उनकी किताबों को बार बार पढ़ रहे थे, जब वो थे उन्होंने बार बार सुनने जा रहे थे, बार 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 पर भाग के 3 बात हमेशा ही। मैं भी जब 11 साल साधु था तो मुझे वो 2-4 किताबें इनकी पढ़ने को मिली, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन कम ही होता था उनका उस समय, अभी तो काफी होने लगा है। तो उस समय मुझे जय कृष्णमूर्ति के फॉलोवर कुछ मिले, और फॉलोवर थे तो आप समझ ही सकते हो कि उन्हें लगा था कि वो कोई उनकी बात को समझ गए हैं। अच्छा, वो समझाने का प्रयास भी करते थे, वो जय कृष्णमूर्ति की तरह इंतजार नहीं करते थे कि अच्छा कोई पूछेगा तो समझाऊंगा, नहीं तो ऐसे नहीं, वो अपनी ओर से समझाने का प्रयास भी करते थे। हम लोग भी समझने का प्रयास करते थे, बताओ भी थोड़ा आपको क्या हो, तो इससे ज्यादा नहीं बोल पाते थे कि भाई समझना आप ही को पड़ेगा, हम तो इशारेबाजी कर सकते हैं। मैं कहा भाई ये अब ये ज्ञान कोई इशारेबाजी पर ही निर्भर कर रहा है, ये कैसा ज्ञान है यार जो इशारेबाजी पर निर्भर करता है, कुछ स्पष्टता नहीं है। अरे कम से कम खुद जो जान गए उसे तो रखो सामने। कल्पना आदमी कर लेगा, इससे क्यों डर रहे हो? आदमी के जीवन में वैसे ही हजारों कल्पनाएं हैं, उसे करनी होंगी तो वो करता रहेगा, ये भी एक और कल्पना शामिल हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? रखो तो, रख नहीं रहे। रख इसलिए नहीं रहे क्योंकि फिर इन्हीं से वैसे सवाल हो जाएंगे और उसमें ये फंसेंगे, ये उन्हें आभास रहा होगा। जैसे ये गलती ओशो ने की, अब लेकिन वो ये गलती कर चुके थे, उनकी सारी चीजें रिकॉर्ड होती थी, तो वो फंस चुके थे उस चीज में कि आज कुछ कह रहे हैं, कल को उसी बात का उल्टा कुछ बोल रहे हैं, परसों को और तीसरी कोई उल्टी बात बोल रहे हैं, विरोधाभासी बात है। तो फंस चुके थे, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बोल दिया भाई साहब मैं विरोधाभासी ही बातें करता हूं, मेरे वक्तव्यों में विरोधाभास आप पाएंगे। उन्होंने तो यही डिक्लेयर कर दिया कि ये जीवन ही विरोधाभासी है, जीवन मतलब ही विरोधाभास है, तो जब मैं जीवन हूं तो मैं भी विरोधाभासों को बोलता रहूंगा। और विरोधाभासों का मतलब है कि भाई ज्ञान की स्पष्टता का ना होना, क्योंकि ज्ञान कोई विरोधाभास पर नहीं होता, ज्ञान का तो मतलब ही है स्पष्टता। अगर कहीं कोई चीज विरोधाभास जैसी दिखती भी है तो जैसे ही आप उसको जानने जाते हो तो आपको वो विरोधाभास हट जाता है, वहां उसका ज्ञान स्पष्ट हो जाता है कि ये ऐसी इस प्रकार से है और इस वजह से है, और इसका ये उपयोग है हमारे जीवन में, पता चल जाता है, वहां कोई विरोधाभास ज्ञान में नहीं रहता, देखने से भी लग रहा हो तो। जैसे आपको 2 ऐसी दीवारें हैं जो एक दूसरे से सटी हुई हैं और एक दूसरे को रोकी हुई हैं, और वो ऐसा एक बनाई हुई है ना, जैसे आप गेट देखते हैं बनाए हुए, पहले ऐसे ही गेट बनते थे जब सीमेंट वगैरह नहीं था, तो लोग ऐसे ऐसे थोड़ा सा थोड़ा ईंटों को ऐसे ऐसे करते जाते थे और ऐसे ऐसे करके करते थे, तो वो ऐसे देखने में लगता है कि ये इधर वाली जो ईंटें हैं वो इधर वाली ईंटों के विरोध में, विरोधाभास में खड़ी हैं, लेकिन इसका उपयोग है, वो एक दूसरे के विरोध में डायरेक्शन में जरूर विरोध में है, लेकिन पूरे इसको समझ लोगे तो पता चलेगा कि नहीं इसका तो उपयोग है। पूरे ज्ञान को देखोगे तो कोई विरोध नहीं दिखेगा, बोलोगे ये तो ज्ञान है, हमने इसका उपयोग कर लिया। केवल बल विरोध में है गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि इधर की चीजें इधर नीचे गिरना चाहती हैं, इधर की भी गिरना चाहती हैं, लेकिन इधर वाली इधर को नहीं गिरने दे रही हैं और इधर वाली इधर वाले को नहीं गिरने दे रही हैं, और उन्होंने एक दूसरे को संभाल के एक ऐसा ब्रिज बना लिया, ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है, और उस बात को हम जान चुके हैं तो हम वैसा उसका इस्तेमाल करके और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो ये एक स्पष्टता हो गई, ज्ञान हो गया, कोई विरोधाभास नहीं दिखता है, केवल बलों का विरोधाभास है। इसी को ये कह रहे हैं कि नहीं जीवन में भी विरोधाभास नहीं है भाई साहब, कॉन्शियसनेस में कोई विरोधाभास नहीं है। कॉन्शियसनेस का सीधा सा फंडा है कि वो सुखी होना चाहती है, दुखी नहीं होना चाहती,
वहां कोई ऐसा ऐसा ब्रिज नहीं है बल्कि वहां स्पष्ट है, सीधा है कि लगातार सुखद अवस्थाएं चाहिए, दुखद नहीं चाहिए। और इन लोगों को देखोगे तो देखोगे, ओशो को देखो, चाहे जय कृष्ण मूर्ति को देखो, देखोगे कि अपने जीवन में ये सुखद वातावरण, सुखद स्थितियां ही बनाने में रहे, और लोग इनकी सेवा में और उस तरह से रहे कि जहां भी इन्हें असुखद लगा वहां इन्होंने उसको टोका। जैसे ओशो के जीवन की एक घटना आती है कि ये जो विनोद खन्ना थे, उनका ये गार्डन संभालते थे जहां ये रहते थे। तो विनोद खन्ना अपने हिसाब से उसकी कटाई छटाई कभी करते थे, तो इन्होंने उनको रोका, बोला कि नहीं, इनकी कटाई छटाई मत करो, ये जैसा पैदा होते हैं ऐसा पैदा होने दो, मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो इन्होंने अपनी पसंद बताई कि मुझे ऐसे ही पसंद है, मुझे वो काट छांट वाले पौधे पसंद नहीं है, मैं उसी तरह से जंगल जैसे वातावरण में रहना चाहता हूं कि जहां जैसा जो डेवलप हो जाए अपने आप, घास फूस ये सब कुछ। तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा करो, मतलब कि उसमें इन्हें सुविधा होती थी, और जैसा विनोद खन्ना कर रहे थे उसमें उन्हें असुविधा, उन्हें बुरा लगता था। तो कर वही रहे हैं कि सुखद वाली चीजों को करने का या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और दुखद वाली चीजों को दूर करने का या नहीं करवाने का प्रयास कर रहे हैं, कर वही रहे हैं जीवन में। लेकिन जब कोई इनसे जाके पूछ रहा है, उसों से जाके पूछा जैसे, अच्छा जीवन का क्या उद्देश्य है, बोले जीवन का तो कोई उद्देश्य नहीं, ऐसे ही है, सब यूं ही है, वही सब चल रहा है, कोई जीवन में का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है। तो भाई साहब, ये जो आप रोज रोज लोगों को इतना सब बोल रहे हो, करवा रहे हो, कुछ करने से मना कर रहे हो, कुछ करने को बोल रहे हो, काहे के लिए? जब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं तो होने तो जो हो रहा है, काहे के लिए बोल रहे हो कि पुजारी बेवकूफ बना रहा है, राजनेता बेवकूफ बना रहा है, काहे के लिए बोल रहे हो ये सब? तो ये सारी चीजें हैं। तो आशा है आपको समझ में आई होंगी, और बचकाने कमेंट ना करें कि मुझे समझ नहीं आया होगा, उसको नहीं समझ आए होंगे, जो कृष्णमूर्ति समझ नहीं आए होंगे, उसको समझने में मुझे हजारों जन्म लगेंगे, ये उस तरह के बचकाने ना करें। मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर को नोट करिए, और आपके पास इनके द्वारा अगर कोई ज्ञान आप तक पहुंच गया है, जो आपको लगता है कि ज्ञान है, तो उसे यहाँ रखने के लिए ऑनलाइन ओपन मंच में मुझसे यहाँ संपर्क कर लीजिए व्हाट्सएप पे। मैं आपका समय और दिन निश्चित करके आपको उसका लिंक भेज दूंगा, उस लिंक से जुड़ के आप अपना वो ज्ञान यहाँ रख सकते हैं। 1 घंटे आपको नॉन स्टॉप समय मिलता है रखने के लिए, और उसके बाद उस पर क्वेश्चन आंसर होते हैं, लाइव वो प्रोग्राम होता है, लाइव बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते हैं, अपने सवाल पूछते हैं। अगर आपका ज्ञान सच में ज्ञान निकल के आता है तो उससे हम लोगों का भी भला होगा, नहीं निकल के आता है तो भाई साहब आपके अंदर से वो भ्रम दूर होगा, आप उसके जंजाल से छुट जाएंगे, जिसकी वजह से आप उसमें अपना समय, ध्यान, पैसा सब खर्च कर रहे हैं, बच जाएंगे। तो डायलॉग में आइए मोनोलॉग की बजाय, है ना। ये लोग तो मोनोलॉग कर गए, उसको तो बहुत मोनोलॉग कर गए। जय कृष्णा मूर्ति ने डायलॉग करने की कोशिश की, लेकिन उत्तर कभी कोई ढंग से दिया नहीं, तो उनका भी आप मोनोलॉग जैसा ही समझ लो। क्योंकि डायलॉग का मतलब रहता है कि कोई एक पूछता है और दूसरे को अगर कुछ ज्ञान है तो वो जवाब देता है, और ज्ञान नहीं है तो बोल देता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, उसे खींचता नहीं है। जैसे इन लोगों ने खींचा कि ज्ञान नहीं था किसी भी चीज का, और फिर भी जबरदस्ती खींच रहे हैं, जबरदस्ती अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने कोई बहुत बड़ी प्राप्ति कर रखी है, कुछ है हमारे पास में, तुम आओ बार बार पूछने, जवाब एक बार भी नहीं देंगे, लेकिन आओ तुम बार बार पूछने। इस तरह की एक साइकोलॉजिकल स्थिति इन लोगों ने बना के रखी थी, और इसी वजह से लोग बार बार जा रहे थे, पर प्राप्त किसी को कुछ हो नहीं रहा था। मुझे आज तक कोई ओशो का सन्यासी या जय कृष्ण मूर्ति का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे बात करने पर उसे पता चला हो कि उसके पास कुछ ऐसा है जिसे वो अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसका कोई उपयोग कर सकता है। कोई दिखा नहीं मुझे। अगर आप हैं वैसे व्यक्ति तो आपका बहुत बहुत यहाँ स्वागत है, आइए, हम लोग आपको उस रूप में गुरु मानेंगे, समझेंगे, और इस बात को आगे लेके चलेंगे। आप आइए जी। अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक और शेयर करने से ज़्यादा लोग इसको देखने में उत्सुक होते हैं। जिस चीज़ को ज़्यादा लाइक किया जाता है, ज़्यादा
शेयर किया जाता है, माने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद कोई महत्वपूर्ण चीज़ है, तो वो उसे देखने में उत्सुकता उनके अंदर जग जाती है। तो अगर आप सच में ऐसा समझ रहे हैं कि ये चीज़ें लोगों के लिए हैं, लोगों को इससे लाभ मिल सकता है, तो उसका आलस्य ना करते हुए शेयर का कृपया शेयर कर जाएं। 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। आपका जितना भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल प्लेटफॉर्म, वो जहाँ सब जगह रोज़ 5-10 मिनट में जो भी वीडियो जाते हैं उनको शेयर कर दें, तो ये आपका एक अच्छा सहयोग होगा हम लोगों के लिए। बाकी आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग भी इसको एडवर्टाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए।